close till I get up. Time is barely on our बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और डेयरी फार्म पे मौजूद हैं। उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम है जी सईद कादिर। जी जी। सलार डेयरी फार्म का मैं ओनर हूँ अच्छा माशाल्लाह। और इसका एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी, टिब्बा सुल्तानपुर, ठीक हो गया। मोजा खराला, बस्ती डोरेवाला। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये काम करते हुए टोटल कितना अर्सा हो गया आपको। मुझे ना, अगर आपको फार्म हिस्ट्री बताऊं तो वैसे 10 इयर्स हो गए हैं माशाल्लाह। प्रोफेशनली। प्रॉपर फार्मिंग जो है जी जी। वो आफ्टर एक्सपीरियंस जो है जी जी। वो 2019-20 में स्टार्ट की है। 2019-20 में। उससे पहले भी फार्मिंग कर रहे थे हम, लेकिन जरा देसी तरीके से कर रहे थे। ठीक हो गया। और सीख रहे थे। माशाल्लाह। फिर साइलेज का काम करना स्टार्ट कर दिया था। माशाल्लाह। जब अपनी डाइवर्शन आ गई हमारी बिजनेस के अंदर जी जी। कि हम साइलेज की तरफ चले गए, जी जी। तो हमारी डेयरी जो है ना वो फ्लॉप हो गई। अच्छा। ये बात मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा कि देखने वाले जो दोस्त है ना, बिल्कुल उनको इस बात का अंदाजा हो जाए। जब आप एक बिजनेस कर रहे होते हैं जी जी, उसका फुल तो एक्सपीरियंस हाँ, उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे तो वो बिजनेस चलेगा। अगर आपकी माइंड जो है आपका डाइवर्ट हो गया ना किसी और काम की तरफ, जी जी, तो आपका वो बिजनेस जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ है। सही। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है कि मैंने साइलेज का काम स्टार्ट किया, मेरी डेयरी फ्लॉप होना स्टार्ट हो गई। अच्छा। लेकिन फिर मैंने अपना साइलेज का काम छोड़ के, जो मेरा बेसिक काम था, डेयरी का, जो मेरा बेसिक ग्राउंड था डेयरी का, जी जी, तो वो मैंने वापस उसके ऊपर आया और माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुल डेयरी चल रही है। माशाल्लाह। अच्छा सर, इस टाइम जो हम गायें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये किस नस्ल की गायें हैं, इसके बारे में कुछ वजाहत से बताएं। मैक्सिमम हमारे पास जो है ना ये क्रॉस ब्रीड की गायें हैं। ठीक हो गया। अमेरिकन क्रॉस, फ्रीजन क्रॉस, अमेरिकन फ्रीजन क्रॉस है, डच फ्रीजन क्रॉस है। ठीक हो गया। ठीक। लेकिन ये जो नस्ल है कुछ ज्यादा प्योरिटी की तरफ है। माशाल्लाह। जब मैंने फार्मिंग स्टार्ट की थी तब मैंने देसी क्रॉस ब्रीड रखी थी, मतलब साहिवाल से क्रॉस थी, चोलिस्तान से क्रॉस थी। ठीक हो गया। फ्रीजन्स। जी जी। अब वो जो साहिवाल और चोलिस्तान से क्रॉस फ्रीजन थी ना, जी जी, उनसे फ्रीजन से क्रॉस आ गई, ये फ्रीजन हुई है। ठीक हो गया। तो ये ज्यादा प्योरिटी की तरफ चली गई है, की तरफ चली गई। तो इनकी मिल्क प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। सर अमूमन हमने काफी सारे और फार्म्स विजिट किए हैं, लेकिन जो क्रॉस ब्रीड हमने देखी है उनके ऊपर इस तरह के जो शावर और ये फैन वगैरह जो है ये हमने नहीं देखे। लेकिन आपका माशाल्लाह जो हमने जो फार्म देखा है और ये चीज देखी है, ये इसके बारे में बताएं कि ये किस लिए लगाया क्रॉस ब्रीड में, ये जरूरी है। क्रॉस ब्रीड के अंदर ये जरूरी नहीं है। ठीक है। हर फार्मर का ना जी, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक हो गया। कुछ फार्मर्स कहते हैं हमने जो क्रॉस ब्रीड रखी है जी, ये हमारी प्रोडक्शन देगी 15 से 20 लीटर। ठीक हो गया। वो उस पर ही काम कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश है हमारी क्रॉस ब्रीड जो है वो इम्पोर्टेड को जो है ना टच कर दे जाके उतनी प्रोडक्शन पे। जबरदस्त। वो प्रोडक्शन लेने के लिए हम अपनी क्रॉस ब्रीड को इतनी सहूलतें दे देते हैं जी जी, कि वो उसके नियर अबाउट चली जाती है। मैं आपको वैसे एक मिसाल दे देता हूँ। पंजाबी की कहावत है, जी जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਬਾਰੇ ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰ ਡੇ ਮਿਲਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 45 ਤੋਂ 50 ਦੀ ਰੇਂਜ ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਐਸੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 40 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। मतलब कि क्रॉस ब्रीड, मैं नहीं इस चीज ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੀ 40 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, क्रॉस ब्रीड भी 40 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ क्रॉस ब्रीड ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੀ, क्रॉस ब्रीड ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਸੇਵ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ देखा होगा साढ़े फैंस बंद ने, हाँ जी, क्योंकि नॉर्मल हवा चल रही है तो फैंस बंद ने, तो शावरिंग ऑटोमेटिक असं की हुई है, थोड़ी बहुत कर रहे हैं, चल रही है। यही ब्रीड अगर होंगी इंपोर्टेड
ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਵਰਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਐਨੂਅਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ LR ਫੈਟ ਅੱਛੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਬਰੀਡ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਛਾ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਬਰੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਫੈਟਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਬਰੀਡ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਡ ਬਰੀਡ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 24/7 ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਬਾਇਓਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਲਾਸ 0% ਹੋਇਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟਡ ਬਰੀਡ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸਿਸ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰ ਡੇ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਿੰਗ ਚ ਐਨੀਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, 800 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜੀ, ਉਦੋਂ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 600-700 ਰੁਪਏ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਨੀਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਫੀਡਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 500-550 ਰੁਪਏ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਲੈਨੇ ਆ। 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਡਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7ਵਾਂ ਮਿਲਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 2 ਮਹੀਨੇ? 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਬਰੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੀਮਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੇ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫਰਾਡ ਤੇ ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੀਮਨਸ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੁੱਲ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਲ 1-2 ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਰੀਡਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਸ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ 20 ਡੋਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 20 ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 5 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਕਲੇ। ਕੋਈ 3 ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕੋਈ 2 ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕੋਈ ਬਚੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੇਅਰੀਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੈਸਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੈਂਟਲੀ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 5 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੀਟ ਤੇ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਫਸਟ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸੋਰਸ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ठीक है, डेयरी फार्मिंग ऐसा बिजनेस आ कि एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री आ। अगर तुसी एक फार्म में एक थीसिस जिहा सुना देना, जी जी। 2 दोस्त ने, फर्ज करो तुसी ते मैं, जी जी। एक ने दोस्त ने शॉप बनाई है, एक ने फार्मिंग स्टार्ट की है। जेड़ा शॉप वाला है ना, वो महीना गुजरदा ना आके मैनू दसेगा यार आ इस महीने दे विच इन्नियां चीज़ां सेल हो के मैनू इन्ने पैसे बच गए। ते महीना गुजरेगा, मैं उन्होंने कहूँगा यार मैं ते फ्री। इसी तरह साल गुजरेगा, कहेगा मैं 1 साल दे विच इन्ना बचा लिया, तू की कीता? मैं कहूँगा यार मेरे को तो पैसे ही कोई नहीं। साल गुजर गया, जेड़े आए वो लग गए, जानवर खा गए तो मैं खा गया, ते इस्तेमाल हो गए, स्ट्रक्चर च इस्तेमाल हो गए। अगला साल आ गया, फिर वो पूछेगा, मैं फिर मेरे को वही जवाब। मतलब 3 साल मुसलसल यही जवाब है कि कुछ नहीं। जो चौथा साल आंदा है ना, तो वो कहता यार ये देखो अब मेरी इनकम जो है ना लाख रुपया थी, अब महंगाई से या स्टोर मैंने अपना बढ़ा लिया, उसकी वजह से मेरे पास 2 लाख की आमदन स्टार्ट हो गई है। फिर 4 साल बाद जो फार्मर है ना, वो उसको बताएगा यार मुझे 3 साल कुछ नहीं बचा था, इस साल जो मुझे है ना वो 3 साल को भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इकट्ठा बच गया। माशाल्लाह। मतलब कि आपका एसिड बिल्डिंग हो रही होती है, आपके जानवर ही आगे जानवर बना रहे होते हैं। आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं ना, इंडस्ट्री में डेप्रिसिएशन होती है, टूट फूट होती है। कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी प्लांट है, कोई भी चीज है, वो टाइम के साथ खत्म होती रहती है। गाड़ी के टायर हैं, टाइम के साथ खत्म होते हैं, हर चीज चल के खत्म होती है। ये बिजनेस ऐसा है, इसमें जो आपकी फैक्ट्री है, माशाल्लाह, आपकी मशीनरी है, ये गायें आप मशीनरी कह लें, बिल्कुल, वो मशीनरी खुद क्या डेप्रिशिएट होगी, वो मशीनरी आगे छोटी छोटी मशीनरियां पैदा कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही। वो चीजें जो है वो आपका एसिड बिल्डिंग कर रही है, बिल्कुल, और आपका सरमाया बढ़ रहा है। जो दूध है, आपने मुझसे पूछा जी दूध के अलावा क्या बचता है, सबसे पहले एनिमल्स बचते हैं। माशाल्लाह। एनिमल्स के अलावा जो पाकिस्तान के हालात है ना, जब मैंने फार्मिंग स्टार्ट की थी, मैं लाख रुपए की गाय लेता था, 80,000 रुपए की गाय लेता था, 1,20,000 की लेता था। टॉप ऑफ द रेंज गाय मैं 1.5 लाख रुपए की मैंने ली थी उस टाइम। करंट सिनेरियो के अंदर वो जो जानवर 1 लाख का था, 5 लाख रुपए का। बिल्कुल, मतलब आपका जो एसिड है उसने आगे बच्चे देके तो बढ़ाया अपने, उसने अपनी वैल्यू कम करने की बजाय बढ़ा दी है। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। ये पाकिस्तानी हालात के साथ साथ हर चीज का रेट भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, दूध की बात आई। दूध बड़ी अच्छी चीज है जी। दूध जितना ज्यादा होता है, फार्मर उतना खुशहाल क्यों होता है कि दूध आपका कैश फ्लो चला रहा होता है। जी। जब किसी फार्मर का दूध कम हो जाता है ना, तो उसकी जानवरों से तवज्जो भी कम हो जाती है, क्योंकि पैसा आना कम हो जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है, वो आता है तो आपका काम चलता है, एक जरूरी चीज है। जी बिल्कुल, सर्वाइवल के लिए। ऐसे ही जानवर जितना दूध देते हैं, बीच में डेयरी का पीक सीजन भी आता है सर्दी का, उसमें अच्छा दूध होता है, दूध से पैसा बच रहा होता है। माशाल्लाह। गर्मी में ड्राई सीजन आया होता है, दूध कम होता है, कुछ फार्मर्स को बच रहा होता है, कुछ का जो आया होता है सारा लग रहा होता है, कुछ को जेब से लगाने पड़ रहे होते हैं। लेकिन वो जो लग रहे होते हैं, वो भी अगर आप 10 लगा रहे हैं तो समझ लें वो आपके 20 जमा हो रहे हैं। माशाल्लाह। ब्रीड की सूरत में माशाल्लाह। ये इस तरह का बिजनेस है। लोग भाग क्यों जाते हैं डेयरी से? वो पहले साल देखते हैं मैंने 10 जानवर लिए हैं, वो 10 जानवरों के 10 छोटे बच्चे हैं। अगला साल आया, वो 10 ने दूध दिया, उन्होंने उस 20 का खर्चा उठाया।
ऐसे। अगले साल उन 10 ने दोबारा 10 बच्चे दिए, 30 हो गए। ऐसे ही। जानवर 10 ही दूध दे रहे हैं, खर्चा 30 का उठाना पड़ गया। वो कहता है यार एक कम नुकसान में चला गया। उससे अगला साल आता है, अभी पहले प्रॉपरली दूध, पहला जो है जानवर 10 वही दूध दे रहे हैं, पहले बच्चों ने अभी स्टार्टिंग करनी है, तीसरे साल में प्रॉपर स्टार्टिंग नहीं वो करते। ऐसे ही। ठीक, वो टोटल जानवर 40 हुए होते हैं, फार्मर भाग जाता है। ऐसे तो यार मुझे तो कुछ बचता ही नहीं है, पहले साल ही दूध बिका तो बचे थे, अब मुझे कुछ नहीं बचता। ऐसे ही। वहां पर, और वो जो तीसरा चौथा साल होता है, वही फार्मर का इम्तिहान होता है, वही फार्मर का सर्वाइवल होता है, वही फार्मर के लिए सब कुछ होता है। जो फार्मर वहां स्टेबल हो जाता है वो आगे जिंदगी में कामयाब फार्मर बनता है। सर अब लास्ट में ना हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको अपनी तरफ से ये मशवरा दें कि जो लोग ये काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी तरफ से मशवरा दें कि वो किस तरह से स्टार्ट करें, अगर स्टार्ट करें तो कितने पैमाने से स्टार्ट करें। जाती ख्याल पे अगर कोई डेयरी स्टार्ट करना चाहता है, जी मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, लोग कहते हैं जी जानवरों का मुश्किल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं डेयरी फार्मिंग कर सकता हूं तो दुनिया का हर इंसान डेयरी फार्मिंग कर सकता है। बेशक। क्योंकि मेरा ग्राउंड लेवल ये था कि मुझे गाय और भैंस के फर्क का नहीं पता था, मैंने वहां से डेयरी स्टार्ट की थी। माशाल्लाह। और अगर मैं डेयरी में कामयाब हूं तो हर इंसान कामयाब हो सकता है। बिल्कुल। सबसे पहले स्टार्ट करें 4 से 5 जानवर या 10 जानवर, इससे ज्यादा जानवर ना लें। ठीक हो गया। उन जानवरों से आपको एक्सपीरियंस होगा ठीक हो गया। कि इनके क्या इश्यूज आते हैं, क्या डिजीजेज होती हैं, कितनी प्रोडक्शन देते हैं, आपने लेबर कहां से लानी है, लेबर ने कैसे कंट्रोल करना है, किस टाइम इनको क्या फीडिंग करनी है, जी जी। इनकी मेडिसिन क्या होती हैं, या देसी आपने नुस्खे जो लगाने हैं वो क्या होते हैं, क्या क्या इश्यूज जानवरों के अंदर आ सकते हैं, ये सारी चीजें छोटे पैमाने से पता चलेंगी। बिल्कुल। ये आप करेंगे तो सीखेंगे, और जब होगा तो उसका जो आप हल निकालेंगे तो पता चलेगा कि कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।